अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा एसई का लेक्चर नंबर 6 है और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और उसका भी पार्ट 1 हम आज कवर करेंगे। आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे जिसमें हमने रैड मॉडल को पढ़ा था। उसके अलावा फिर हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाएंगे क्योंकि जो हमने प्रोसेस मॉडल्स पढ़े हुए हैं तो उस प्रोसेस मॉडल में तो हमने ये चीज़ें देखी थी कि कम्युनिकेशन करते हैं, फिर हम प्लानिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस मॉडल से पहले भी कुछ हमारे फेजेस हैं, उसको हम डिटेल से इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रैड मॉडल। लास्ट लेक्चर में हमने रैड मॉडल पढ़ा था। रैड मॉडल है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसके नाम से ही हमें जाहिर होता है कि ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ जो कि वहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा जहाँ पर हमने अपने सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट है वो क्विकली करवानी है। इसमें क्या होता था, इसमें हम सॉफ्टवेयर को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते थे। मॉड्यूल्स क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देते थे। लेट्स सपोज अगर एक सॉफ्टवेयर को 3 मॉड्यूल्स में हमने डिवाइड किया है तो हर मॉड्यूल के ऊपर हमने एक टीम जो है वो एलोकेट कर दी ताकि वो इंडिपेंडेंटली जो है वो वर्क करे। अगर हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं तो यूनिवर्सिटी का अगर हमने सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके मॉड्यूल्स कौन कौन से बनेंगे। उसमें सबसे पहला मॉड्यूल बनेगा स्टूडेंट मॉड्यूल कि स्टूडेंट उस मॉड्यूल में स्टूडेंट की क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं वो लॉगिन करेगा, अपनी जो है अटेंडेंस चेक कर सकता है, अपना रिज़ल्ट चेक कर सकता है, कोई अनाउंसमेंट है उसको व्यू कर सकता है। तो ये एक मॉड्यूल हो गया। तो दूसरा मॉड्यूल है जी फैकल्टी मेंबर्स का। तो फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा सकते हैं, उनका रिज़ल्ट अपडेट कर सकते हैं, कोई अनाउंसमेंट जो है वो उस मॉड्यूल में जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई मटेरियल है, कोई नोट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। तो अगर हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें तो हमारे पास स्टूडेंट का भी मॉड्यूल हो गया, फैकल्टी का भी हो गया, क्लर्क का भी मॉड्यूल हो सकता है, इसके अलावा फाइनेंस वालों का भी मॉड्यूल हो सकता है, एचओडीज़ का भी मॉड्यूल हो सकता है। तो एक सॉफ्टवेयर को हम डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते थे रैड मॉडल में और हर मॉड्यूल के ऊपर एक इंडिपेंडेंट टीम काम करती थी और ये टीम जो है वो फिर आउटपुट जनरेट करती थी। तो इससे ये होता था क्योंकि ये चूँकि पैरेलल काम करते थे इसलिए ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो साइमल्टेनियसली बन जाता था। और इसको हमने टाइम बाइंडिंग भी की थी कि 60 to 90 डेज़ का पीरियड भी रखा था कि पर मॉड्यूल ये कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा हमने इसमें देखा था कि हमने इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ भी हमने डिस्कस कर ली थी, जैसे कि हमने डाटा मॉडलिंग की बात की थी, इसमें हमने जो है टर्नओवर की बात की थी। तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी रैड मॉडल अभी जो है वो उसकी वीडियो नहीं देखी तो फौरी तौर पे रैड मॉडल की वीडियो देखें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का हमारा लेक्चर जो हम स्टार्ट करते हैं वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है कि जी प्रोसेस मॉडल्स में हम क्या करेंगे, तो प्रोसेस मॉडल से पहले भी हमारे पास कुछ फेजेस होते हैं। जैसे अगर यूनिवर्सिटी जो है ये डिसाइड करती है कि हमारा ये जो मैनुअल सिस्टम है उसको हम क्या करना चाहते हैं, हम कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, तो वो इस रिक्वायरमेंट के साथ किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को वो अप्रोच कर सकते हैं। तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर हाउस ओनर, आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है और वो ये कहता है कि हमारी एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हमने जितने प्रोसेसेस हैं जो मैनुअली हो रहे हैं उसको हम चाहते हैं कि उसको कंप्यूटराइज कर दें, मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर वो काम हो। तो सबसे पहला काम जो होता है वो हमारा होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट का। तो वो कौन कौन से फेजेस हैं वो इसमें जो है हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है।
तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग द प्रोसेस टू गैदर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट, एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट्स देम इज़ नोन एज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में 2 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। पहला तो ये है कि हमने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को हमने अंडरस्टैंड करना है, और दूसरी जो चीज़ इसमें डिस्कस की गई है कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स ली हैं उसको डॉक्यूमेंट्स भी करना है। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जो हमने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली हैं उसको इन टर्म्स ऑफ राइटिंग लिखना है। तो ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। द गोल ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ टू डेवलप एंड मेंटेन अ sophisticated and descriptive system requirement specification document। अब यहाँ पर एक वर्ड जो है हमने जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया है, सिस्टम स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन का वर्ड है, स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिसाइज करना, पिन पॉइंट करना और उसकी डिटेल में जाना। तो हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में क्या करेंगे कि कस्टमर्स की या एंड यूज़र्स की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको प्रिसाइजली डिटेल से हम डॉक्यूमेंट करेंगे। उस डॉक्यूमेंट का नाम हमने रखा है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के 4 स्टेप्स होते हैं। तो जब हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस की बात करते हैं तो ये हमारे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के सबसे इनिशियल फेज़ होता है। जैसे आपके पास क्लाइंट आता है तो सबसे पहला काम आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट करते हैं, यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। दूसरा काम हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग का आ जाता है। तीसरा काम हमारा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का आ जाता है, और फोर्थ हमारा प्रोसेस होता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन का। तो 1 बाय 1 करके हम इसको देख लेते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? सबसे पहले हम जो पहला टास्क हम परफॉर्म करते हैं वो फिजिबिलिटी स्टडी का होता है। व्हेन द क्लाइंट अप्रोचेस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर गेटिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट डेवलप्ड, इट कम्स अप with rough idea about what all the functions the software must perform and which all the features are expected from the software। तो हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेंगे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपके सॉफ्टवेयर हाउस में आता है और आपसे एक रफ़ आइडिया डिस्कस करता है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी का जो मैनुअल सिस्टम है, जो हम मैनुअली परफॉर्म कर रहे हैं, हमने उसको सॉफ्टवेयर पे जो है वो कन्वर्ट करना है। तो ये एक रफ़ आइडिया के साथ वो हमारे पास आता है। तो इस रफ़ आइडिया को देख के हम अगला स्टेप क्या करते हैं? रेफरेंसिंग टू दिस इंफॉर्मेशन द एनालिस्ट डज अ डिटेल स्टडी अबाउट द वेदर द डिज़ायर्ड सिस्टम एंड इट्स फंक्शनैलिटी आर फिजिबल टू डेवलप। तो जब क्लाइंट आपके पास एक रफ से आइडिया लेके आपके पास आ जाता है तो आप उस आइडिया की मदद से फिर आपका जो एनालिस्ट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है, या अगर उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट का, तो वो एक रफ सा उसकी एक डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करता है कि आया ये जो सॉफ्टवेयर जिसकी डिमांड की जा रही है, क्या ये बनाने के लिए हमारे लिए फिजिबिलिटी है कि नहीं है, क्या ये सिस्टम फिजिबल है कि नहीं है, इसको डेवलप किया जाए। तो ये सबसे पहला काम होता है। द फिजिबिलिटी स्टडी इज़ फोकस्ड टूवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस स्टडी एनालाइज वेदर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन बी प्रैक्टिकली materialize in terms of implementation, contribution of the project to organization, cost constraints, and as per value and objectives of the organization। यहाँ पर थोड़ी सी जो है हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर हमें कुछ अलाइन करना पड़ता है। कौन कौन सी चीज़ें अलाइन करनी पड़ती हैं? पहली चीज़ अलाइन करनी पड़ती है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हमने जो है वो देखना है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है
कि वो अपने क्लाइंट को जो है वो अच्छी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं। यानी कि जैसे अगर यूनिवर्सिटी का गोल है कि वो अपने स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना चाहता है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए हमें बाकी चीज़ें भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने क्लाइंट को जो है वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, तो उस अच्छी सर्विसेज में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। अगर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें तो अगर हम हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं तो स्टूडेंट्स को हम ये फैसिलिटेट करेंगे कि वो अपनी मोबाइल डिवाइसेस से या कंप्यूटर की मदद से अपने रिज़ल्ट्स को चेक कर सके, अपनी अटेंडेंस को चेक कर सके। इसके अलावा वो अगर कोई कंप्लेन है या सजेशन है, वो जस्ट अपने मोबाइल से जो है उसको आगे फॉरवर्ड कर सके। तो ये एक फैसिलिटेशन है, और इस फैसिलिटेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रुकावट पैदा करना या कोई उसकी लिमिटेशन। तो फिजिबिलिटी स्टडी ये देखती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन जो उसको सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर इसको मटेरियलाइज्ड किया जा सकता है। मटेरियलाइज्ड का मतलब है कि अगर इसको सॉफ्टवेयर की फॉर्म में अगर बनाया जा सकता है तो इसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन ये सोचे कि भाई ये तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हमें तो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो अपने मैनुअल सिस्टम पे ही बेहतर हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी क्या सिचुएशन है, क्या वो हमारे सॉफ्टवेयर को जो हम डिलीवर करने जा रहे हैं, क्या वो इसकी कॉस्ट को बेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में जो है ना एक्सप्लिसिटली मेंशन होता है। इट एक्सप्लोर्स द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट्स सच एज यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड इंटीग्रेशन एबिलिटी। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट के फिर दो पार्ट्स हो गए। एक वो पार्ट हो गया जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या इस सॉफ्टवेयर को बनाया जा सकता है। अगर इस सॉफ्टवेयर को बनाया जा सकता है तो क्या इसकी जो है इतनी ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको बेयर ना कर सके। तीसरी चीज़ जो है वो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है कि इस सॉफ्टवेयर को की यूजेबिलिटी हो सकती है, इसको आगे मेंटेन किया जा सकता है। मेंटेन का मतलब है कि इसमें नए फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं या कि नहीं किए जा सकते। इसके अलावा इसकी प्रोडक्टिविटी भी होगी कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के जो एंड यूज़र्स हैं, क्या उनको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो काम मैनुअल सिस्टम से उनको जिस चीज़ का फ़ायदा है, अगर उससे ज़्यादा अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के बाद, सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन के बाद उस प्रोसेस को अगर हम इजी बना देते हैं तो फिर उसका फ़ायदा है, अदरवाइज़ उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। एंड इंटीग्रेशन एबिलिटी, इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में मिला देना। जैसे अगर स्टूडेंट का मॉड्यूल है तो स्टूडेंट के मॉड्यूल में स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस चेक कर सकता है। इसके अलावा वो अपने रिज़ल्ट्स को चेक कर सकता है। अगर स्टूडेंट अपने ही मॉड्यूल में अगर वाउचर उसमें जनरेट हो सकता है, फ़ीस का वाउचर जिसकी अगेंस्ट उसने फ़ीस जमा करवानी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मॉड्यूल को फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मॉड्यूल के साथ। तो क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं? अगर इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमें ये बताएगी कि ये फिजिबल है सॉफ्टवेयर बनाना। The output of this phase should be a feasibility study report that should contain adequate comments and recommendations for the management about whether or not the project should be undertaken. तो इसमें ही जो है जो एनालिस्ट है या प्रोजेक्ट मैनेजर है जो इसकी फिजिबिलिटी बनाता है, वो अपने ख़यालात, अपने कमेंट्स ज़रूर पास करता है कि क्या हमें इस सॉफ्टवेयर को बनाना चाहिए, इस ऑर्डर को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि इन सम सिचुएशन आपके क्लाइंट की सॉफ्टवेयर को बनाना फिजिबल भी होता है, लेकिन वो आपकी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिजिबल नहीं होता, वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो उस सूरत में भी जो है वो आप उस ऑर्डर को जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो पहला काम क्या हो गया हमारे पास, पहला जो फेज़ था, पहले फेज़ में हमने क्या किया कि एक फिजिबिलिटी बना ली कि क्या हमें सॉफ्टवेयर ये बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अब हम दूसरे फेज़ में जो है वो एंटर हो गए हैं। अब हमने क्या किया है, एंड यूज़र के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि ठीक है जी, हम आपका सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इतनी कॉस्ट में बनाएंगे, इतने डेज़ में बनाएंगे। तो जो है अब आप अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद फिर आप पहला जो काम करते हैं वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का होता है। बेसिकली अब हम जो हमने प्रोसेस मॉडल पढ़े हैं, जिसमें हमने पहला काम क्या किया था, कम्युनिकेशन की थी, प्लानिंग की थी, फिर हमने एनालिसिस किया था, फिर डिज़ाइन किया था, फिर कोडिंग की थी, फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के जो है वो डिफरेंट फेजेस हैं। तो इसमें जो पहला फ़ेज़ है उसमें हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। तो यहाँ इस फेज़ से पहले हमने ये डिसाइड करना है कि ये जो हमने सॉफ्टवेयर जिसकी हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है, अब इस सॉफ्टवेयर के लिए हमें कौन सा जो है प्रोसेस मॉडल चाहिए। तो जो हमने प्रोसेस मॉडल्स हमने काफ़ी पढ़े हैं, उसमें से आप कोई चूज़ करेंगे कि हम कौन सा प्रोसेस मॉडल जो है वो ऑप्ट करना चाहते हैं। कोई भी प्रोसेस मॉडल अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उसका जो पहला फ़ेज़ होता है वो कम्युनिकेशन का फ़ेज़ होता है। उसमें हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। If the feasibility report is positive towards the undertaking the project, next phase starts with the gathering requirements from the user. तो ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। Analyst and engineers communicate with the client and end users to know their ideas on what the software should provide and which features they want the software to include. तो आपके जो एनालिस्ट हैं और या इंजीनियर्स हैं या आपके रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने वाले जो पर्सन्स हैं, वो क्लाइंट के साथ सिटिंग स्टार्ट कर देते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, उनसे आइडिया लेते हैं कि किस किस्म का सॉफ्टवेयर उनको चाहिए, उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ होंगी और कौन कौन सी चीज़ें उनके सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होनी चाहिए, कौन कौन सी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग में करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन का मतलब हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, इसका मतलब होता है प्रिसाइज करना, कि आपने जो क्लाइंट के साथ जो एंड यूज़र से जो हमने रिक्वायरमेंट्स ली हैं उसको हम प्रिसाइज करते हैं। मतलब जो रिक्वायरमेंट ली है हम उसी रिक्वायरमेंट को पिन पॉइंट करके उसको स्पेसिफाई करते हैं, डिटेल से उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर हम लिखते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो हमने क्लाइंट के साथ सिटिंग करने के बाद जो रिक्वायरमेंट ली, हमने उसको एक डॉक्यूमेंट की शक्ल दे दी। तो SRS is a document created by the system analyst after the requirements are collected from the various stakeholders. तो यहाँ वर्ड आ गया हमारे पास एक स्टेक होल्डर का। स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि वो तमाम पर्सन्स जिनका इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अगर हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें तो यूनिवर्सिटी में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहला स्टेक होल्डर है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ने यहाँ से डिग्री गेट करनी है। दूसरा स्टेक होल्डर है फैकल्टी मेंबर्स, यानी कि आपके टीचर्स। ये इन टीचर्स का क्या इंटरेस्ट है, ये टीचर्स जो हैं उनको सैलरी यहाँ से मिलती है। और स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं,
जैसे नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, उनको यहाँ से सैलरी मिलती है। तो वो तमाम पर्सन्स जिनका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है उसको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो एसआरएस जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है तो वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की डिस्कशन के बाद जो है वो एक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं। एसआरएस डिफाइंस हाउ द इंटेंडेड सॉफ्टवेयर विल इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, external interfaces, speed of the operation, response time of the system, portability of the system across the various platforms, maintainability, speed of recovery after crashing, security, quality and limitations। तो ये हमारे पास काफ़ी जो है ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी आ गए हैं। ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट क्या होते हैं कि जिसमें यूज़र्स की एंड यूज़र्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी ये होती है कि आपका जो हार्डवेयर है उसके साथ आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। जैसे आपके पास किस किस्म के जो है वो कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। विंडो एक्सपी तो नहीं चल रही, और अगर विंडो एक्सपी चल रही है तो फिर आपके जो हार्डवेयर है किस हार्डवेयर के ऊपर चल रही है। अगर विंडो एक्सपी चल रही है तो फिर हमें अपना सॉफ्टवेयर भी विंडो एक्सपी के ऊपर ही ट्राई करना चाहिए, उसी के ऊपर बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो विंडो एक्सपी पे चलता है, अगर हम उसको विंडो 10 पे बनाएंगे और ये ज़्यूम कर लेंगे कि वो विंडो एक्सपी पे चलेगा, तो वो नहीं चलेगा। तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलना पड़ता है। स्पीड ऑफ द ऑपरेशन, कितनी तेज़ी से आप काम सर अंजाम दे सकते हैं। रिस्पांस टाइम का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ सबमिट करवाते हैं सिस्टम को, वो कितनी तेज़ी से जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। पोर्टेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स, कि आपके सॉफ्टवेयर को एक कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम इंस्टॉल करते हैं तो अब दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं और हर कंप्यूटर पे वो सॉफ्टवेयर जो है वो रन करना चाहिए। तो आपका सॉफ्टवेयर या तो डेस्कटॉप आप बनाएंगे या वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे। अगर वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे तो फिर उसको ब्राउज़र्स के साथ आप देखेंगे कि ज़्यादातर कौन सा ब्राउज़र जो है वो आपके एम्प्लॉइज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस ब्राउज़र में हम टेस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप जो है वेब बेस्ड नहीं चाह रहे तो डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप में आप किस तरीके से उनके कंप्यूटर्स में इंस्टॉलेशन करेंगे। मेंटेनेबिलिटी, इसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, उसमें कैसे फीचर्स ऐड कर सकते हैं। स्पीड ऑफ रिकवरी आफ्टर द क्रशिंग, अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अगर जो है वो क्रश कर जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है, तो वो कितनी जल्दी जो है दोबारा से वो रिकवर कर पाता है। आप इसमें सिक्योरिटी के कौन कौन से एस्पेक्ट्स देखेंगे। मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी पर्सन आए और वो आपके कंप्यूटर में लॉगिन करे और आपके सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो उसके लिए फिर आप प्रॉपर जो है लॉगिन्स बनाएंगे, सिक्योरिटी देखेंगे, लॉग फाइल्स बनाएंगे। आपका सिस्टम कितनी क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा, उसकी कितनी लिमिटेशंस हैं, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड कर सकता है, कौन कौन सी नहीं कर सकता। तो ये एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में डिटेल से जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। द रिक्वायरमेंट रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट्स आर रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, तो जो हम क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो नेचुरल लैंग्वेज से होती है। नेचुरल लैंग्वेज कौन सी होती है? ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, जैसे इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई, वट कोई भी लैंग्वेज जिससे जो है ह्यूमन कम्युनिकेट करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट्स आती है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज आती है, तो फिर इस लैंग्वेज को आप टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि एनालिस्ट उसको जब मॉडल बनाएगा तो वो यूएमएल में बनाएगा, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में।
कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट आई वो नेचुरल लैंग्वेज से आई, फिर आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया टेक्निकल लैंग्वेज में. It is the responsibility of the system analyst to document the requirements in technical language so that they can be comprehended and useful by the software development team. तो फिर क्या होगा कि नेचुरल लैंग्वेज से आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग लेंगे, फिर आप इसके मॉडल्स बनाएंगे. मॉडल्स जो होते हैं वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू हम बनाएंगे. ये इन लेक्चर्स के बाद 2-3 लेक्चर्स के बाद फिर हम UML अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं. वहाँ से आपको काफ़ी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक नेचुरल लैंग्वेज, एक आम सी लैंग्वेज से हम मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में जो है वो शामिल होती हैं. SRS शुड कम अप विद फॉलोइंग फीचर्स. तो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं. पहला फीचर जो है, यूज़र रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन नेचुरल लैंग्वेज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्ट्रक्चरल लैंग्वेज विच इज़ यूज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज ऐसी होती है जो कि एक ख़ास फ्रेमवर्क में बनी होती है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है. तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आप उसी फॉर्म में लेके आते हैं. जैसे आपकी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, उसकी उस स्ट्रक्चर्ड के अंदर आप लेके आएंगे. डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन इन सूडो कोड. तो सूडो कोड के अंदर भी आप चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, इसको लिखेंगे ताकि आपकी जो कोडिंग वाले हैं वो उसको आसानी से उसको डिफरेंट लैंग्वेज में, C++ में, जावा में कन्वर्ट कर सकें. फॉर्मेट ऑफ द फॉर्म्स एंड GUI स्क्रीन प्रिंट्स. तो यहाँ पर आप GUI के प्रोटोटाइप्स जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आप मैनुअली भी जनरेट कर सकते हैं कि इस तरह की स्क्रीन होनी चाहिए, यहाँ पर बटन होना चाहिए, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू होना चाहिए. तो ये आप इसके अंदर रख सकते हैं. कंडीशनल एंड मैथमेटिकल नोटेशंस फॉर DFD. अब आपके लिए ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, DFD, डाटा फ्लो डायग्राम. तो इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम DFD जो है वो स्टार्ट करेंगे कि फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को हम डायग्राम की फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये जो लास्ट हमारी लाइन है, ये दो लेक्चर्स के बाद या 3 लेक्चर्स के बाद आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप खुद से DFD बनाएंगे. अब आ जाते हैं वैलिडेशन की. आफ्टर द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस आर डेवलप्ड, द रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट्स आर वैलिडेटेड. वैलिडेटेड का मतलब है कि कस्टमर से आप दोबारा भी पूछते हैं कि आपने ये जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं क्या वो सही हैं, हमने सही लिखा है. बाज़ औक़ात ये होता है कि क्लाइंट कुछ और बता रहा होता है या एंड यूज़र कुछ और बता रहा होता है, आप कुछ और लिख रहे होते हैं. तो जो आपने लिखा होता है आपकी टीम तो उसी को फॉलो करती है, क्योंकि आपका एंड यूज़र डेवलपमेंट के दौरान आपके पास तो नहीं बैठा होता है, आपके पास तो SRS डॉक्यूमेंट होता है, आप उसी की बेस पे सारी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं. यूज़र माइट आस्क फॉर इलीगल impractical solution or experts may interpret the requirements incorrectly. अब यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया हुआ है कि ये जो एंड यूज़र्स हैं वो आपको इलीगल काम करने के लिए भी कह सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक एंड यूज़र है क्लर्क. हो सकता है क्लर्क मैनुअल सिस्टम में कोई ऐसे लूप होल हों जिससे उसको फ़ायदा हो रहा हो. अब ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया है कि इसी के सिस्टम को हम, मैनुअल सिस्टम को हम सॉफ्टवेयर सिस्टम में कन्वर्ट कर दें. तो वो जो काम पहले वो मैनुअली करता था, फिर अब उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर करना पड़ेगा. इस तरह तो उसकी जो इलीगल काम है वो तो ख़त्म हो जाएंगे. तो हो सकता है कि वो जो क्लर्क है या कोई भी पर्सन है जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने वाले के साथ इंटरेक्ट कर रहा है,
तो वो उसको इलीगल काम करने के लिए भी कह सकता है। ये अमूमन ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। दूसरी जो चीज़ उसने डिस्कस की है कि जो एक्सपर्ट है वो जब एंड यूज़र से डिस्कशन करता है तो हो सकता है उसकी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो जाए। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि एंड यूज़र कुछ और बता रहा है, आप कुछ और लिख रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो SRS डॉक्यूमेंट्स में आ सकती है। दिस रिजल्ट्स इन ह्यूज इंक्रीज इन द कॉस्ट। इसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देते हैं तो हम एंड यूज़र से जब फीडबैक लेते हैं तो वो तो कहता है कि ये तो रिक्वायरमेंट थी नहीं और आपने ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर दी है, तो फिर आपको रिवर्स करना पड़ता है। जब रिवर्स करते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इफ़ नॉट निप्ड इन द हर्ड। निप्ड का मतलब होता है कि आप किसी को पिंच करना, दबा देना। बट का मतलब होता है ग्रो करना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको ग्रो करने से पहले ही आपको पिंच कर देना चाहिए, उसको पिन पॉइंट करके उसको रोक देना चाहिए। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशंस कैन बी चेक्ड अगेंस्ट फॉलोइंग कंडीशंस। तो आपकी वैलिडेशन में आप क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं? इफ़ दे कैन बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। आपके पास जो रिक्वायरमेंट है क्या वो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं? इफ़ दे आर वैलिड एंड एज़ पर फंक्शनैलिटी एंड डोमेन ऑफ द सॉफ्टवेयर। क्या वो वाकई वैलिड हैं? क्या वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही हैं उसी सॉफ्टवेयर की डोमेन के अंदर? ये ना हो कि वो फंक्शनैलिटी कुछ और ही प्रोवाइड कर रही हों। इफ़ देयर आर एनी एम्बिगुइटीज़, कि क्या इसमें कोई गलतियाँ तो नहीं रह गई, कोई शक तो नहीं रह गया। इफ़ दे आर कंप्लीट, क्या वो वाकई कंप्लीट है। इफ़ दे कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, क्या हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस कैन बी डिपिक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग डायग्राम। तो एलिसिटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना। इसके भी आगे 4 फेजेस होते हैं: रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेगोशिएशन एंड डिसीजन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले आ जाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। द डेवलपर्स डिस्कस विद द क्लाइंट एंड एंड यूजर्स एंड नो देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस की गई है, वो एक्सपेक्टेशन की बात की हुई है। बात ये होता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप तो कर लेते हैं, वो डेवलप करने के बाद हर एंड यूज़र की अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जी मैं जो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, यानी कि बनवा रहा हूँ, वो इस तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। ये एक हर एंड यूज़र की एक एक्सपेक्टेशन है। अगर तो आप उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर लेते हैं तो वो कहेंगे कि ये तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम भी डिलीवर करते हैं तो तब भी वो मिनिमम एक्सेप्टेंस के साथ उसको ऑप्ट कर लेता है। लेकिन अगर उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहा लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो फिर भी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। दूसरी चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायरमेंट्स। तो द डेवलपर्स प्रायोरिटाइज एंड अरेंज द रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, अर्जेंसी एंड कन्वीनियंस। तो जो हमारे एनालिस्ट हैं या डेवलपर्स हैं, जब किसी भी क्लाइंट से एंड यूज़र से रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे तो वो उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि एंड यूज़र की सबसे पहली क्रिटिकल रिक्वायरमेंट कौन सी है और फिर उसकी साथ उसको प्रायोरिटाइज करेंगे जिनके फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सी है, दूसरी प्रायोरिटी पे कौन सी है, थर्ड प्रायोरिटी पे कौन सी है। तो इस तरह प्रायोरिटाइज करते जाएंगे। फ़र्ज़ किया आपने एंड यूज़र्स की 10 जो है वो रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर लिया। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो एंड यूज़र की सबसे पहली 5 जो प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम ग्रुप कर देंगे एक मॉड्यूल के साथ।
यानी कि फीचर ड्रिवन हमने डिस्कस किया था ना प्रोसेस मॉडल में। तो हम इन 5 क्रिटिकल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ है पहले बना के हम यूज़र को डिलीवर कर देंगे ताकि वो अपना काम तो स्टार्ट करे। बाकी हम नेक्स्ट 5 या 4 फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे, उसकी इंक्रीमेंट के ऊपर काम शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं कि आप रिक्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोडक्टाइज करते हैं। नेगोशिएशन एंड डिस्कशन। इफ़ द रिक्वायरमेंट्स आर एम्बिगुअस, अगर तो रिक्वायरमेंट में कोई शक है और देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स इन रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि किसी के साथ इख्तलाफ करना। आप एक एंड यूज़र से रिक्वायरमेंट लेते हैं तो वो कुछ और रिक्वायरमेंट बताता है, वही रिक्वायरमेंट किसी और तरीके से कोई और स्टेक होल्डर बताता है, तो यहाँ पर शक हो जाता है, एम्बिगुइटी हो जाती है। सॉफ्टवेयर हाउसेस में या डेवलपर्स को जो है ये फिर उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है कि इन एंड यूज़र से ये जो 2 या 3 एंड यूज़र्स हैं वो एक ही चीज़ को 3 डिफरेंट वे में बता रहे हैं, तो हमें कौन सा वे ऑप्ट करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है। इफ़ दे आर, इट इज़ देन नेगोशिएटेड एंड डिस्कस्ड विद द स्टेक होल्डर्स। अगर ये चीज़ आ जाती है तो फिर हमें रीनेगोशिएट करना चाहिए, तीनों को बिठा लेना चाहिए या दोनों को बिठा लेना चाहिए जिसमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हैं। रिक्वायरमेंट्स में then be prioritized and reasonably compromised। तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं कि स्टेक होल्डर्स को जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको बिठा लेते हैं, उसके साथ डिस्कशन करते हैं, फिर प्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं कि हमें जो है कौन सी रिक्वायरमेंट को पहले बनाना चाहिए। द रिक्वायरमेंट्स कम्स फ्रॉम द वेरियस स्टेक होल्डर्स to remove the ambiguity and conflicts. They are discussed for the clarity and correctness. Unrealistic requirements are compromised reasonably. ये वही वाली बात होगी जो हमने पहले डिस्कस की थी कि जी अगर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स आ भी जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको बिठा लेंगे और ये रिजॉल्व करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, तो फिर हम क्या करेंगे, ऑल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फंक्शनैलिटीज़ एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट फेज प्रोसेसिंग। तो हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, एक आ गई जी फंक्शनल रिक्वायरमेंट की, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होती है जो कि रिलेट करती है आपके सिस्टम की फंक्शनैलिटी के ऊपर, आपका सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करेगा। नॉन फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो कि फंक्शनैलिटी के साथ तो नहीं होता, उसका जो है उसका जो ताल्लुक़ होता है वो सिक्योरिटी के साथ होता है, क्वालिटी के साथ होता है। तो ये 2 किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों को हम डॉक्यूमेंट करेंगे। वैसे तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को जो है वो हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ से काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, यानी कि मिल जाएगी वहाँ से। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के पहले फेजेस देखे। ये वो वाले फेजेस हैं जो आप अपने सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो होपफुली इस लेक्चर की मदद से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को समझने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।